हेलो। हाँ। हाँ। हाँ, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। थोड़ा सा क्लास लेट हो गया टेक्निकल इशू के कारण। चलिए आरंभ करते हैं। अभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 5 वीडियो 5 लेक्चर हो चुके हैं। आशा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर कोई कंटेंट में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आगे चलते हैं। आज 30 जनवरी और पूरा देश महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मना रहा है। 73वीं पुण्यतिथि मना रहा है। महात्मा गांधी आज के ही दिन 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला मंदिर में नाथूराम गॉडसे द्वारा 3 गोलियां मारी गईं और उन्होंने हे राम कहा और शहीद हो गए देश के लिए। इसलिए 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के हीरो थे, क्रांति नायक थे, वो आज के ही दिन शहीद हुए थे और उनकी आज 73वीं पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, इनके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामान्य ज्ञान में भी जुड़े हुए हैं। आपने भी कई बार महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा होगा। आज हम उनके बारे में कुछ चीजें आपको बताएंगे, आप ध्यान से सुने। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को बम्बई प्रेसिडेंसी, उस समय इसको बम्बई बोलते थे, बम्बई प्रेसिडेंसी के गुजरात पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में है वर्तमान में, उस समय ये बम्बई प्रेसिडेंसी में था, वहां पर हुआ था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। आप ध्यान से सुने। एक प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, नो वायलेंस डे, कब मनाते हैं? तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, बापू के बर्थडे को। आज बापू की पुण्यतिथि है, ये जयंती होती है। इनका विवाह सबको पता होगा कस्तूरबा गांधी से हुआ था, जिन्हें वो बा के नाम से जानते थे, कहते थे। उनका निकनेम बा था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की जो पढ़ाई थी वो वकालत किया था इन्होंने वकालत कहां से की थी? इंग्लैंड से वकालत किया था। इंग्लैंड, जिसे हम यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यहां से इन्होंने वकालत किया था। आप साथ में देखते भी जाएं और चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है महात्मा गांधी के ऊपर बनने वाले, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी संभावना इनकी रहती है, यहाँ पर है। और जब वकालत की पढ़ाई करने के बाद वापस लौटे तो एक केस के सिलसिले में इनको साउथ अफ्रीका भेजा गया, या ये साउथ अफ्रीका गए थे। तो एक प्रश्न है, एमपीपीएससी में भी आया था कि महात्मा गांधी कब से कब तक साउथ अफ्रीका रहे? तो उसका टाइमिंग है 1894 से 1914 तक बापू दक्षिण अफ्रीका रहे। और दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ये डरबन पहुंचे थे। डरबन। एक प्रश्न कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस पीरियड में रहे, यह प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा था कि कब से कब तक रहे थे। तो 1894 से, ये इसलिए महत्वपूर्ण हम पढ़ रहे हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने का जो सफर है बहुत ही लंबा था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के जो नायक हैं महात्मा गांधी, वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा बने, राष्ट्रपिता बने और देश के लिए शहीद हो गए। हे राम,
इन्हें हमने केवल 3 गोलियां दे पाए। इन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और एक नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनका वध हुआ था या इनकी हत्या की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइमिंग कब से कब तक? 1894 से 1914 तक ये साउथ अफ्रीका में रहे। आगे बात करते हैं साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, वो हम बात करते हैं। साउथ अफ्रीका में जब ये पहुंचे तो वहां अश्वेत लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता था। अश्वेत लोग जो काले थे, श्वेत नहीं, जो अश्वेत, जो लोग काले थे, इसे रंग भेद की नीति भी कहते हैं। और महात्मा गांधी ने यहां पर सत्याग्रह आरंभ किया, सत्याग्रह आरंभ किया था। तो एक प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह सबसे पहले कहां किया था? तो आंसर आएगा दक्षिण अफ्रीका। भारत की बात करेंगे तो भारत में चंपारण उनका सत्याग्रह पहला होगा। अगर प्रश्न केवल ये है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था, तो अफ्रीका से शुरू किया था। और किस लिए किया था? रंग भेद नीति के खिलाफ। गोरे लोग ब्लैक लोगों को अपने इक्वल नहीं मानते थे, अपने बराबर नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने अश्वेत लोगों के लिए ये आंदोलन चलाया। और एक प्रश्न आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में ही 2 फार्म हाउस बनाए थे, जिन्हें हम बोलते हैं फीनिक्स फार्म हाउस और दूसरा था टॉलस्टॉय आश्रम। तो याद रखें कि महात्मा गांधी ने फीनिक्स फार्म हाउस और टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना कहां की थी? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय और फीनिक्स फार्म हाउस की स्थापना की थी। तो क्लियर है बच्चों कि महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह है वो कहां हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी कब से कब तक रहे? 1894 से 1914, ये टाइमिंग है उनका साउथ अफ्रीका में है। आगे बढ़ते हैं। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। भारत, तो याद रखें महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 1915 और डेट थी 9 जनवरी। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको देने वाला हूं, आप बस देखते रहिए। हाँ, 1915 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत लौटे। और इस याद में एक प्रश्न बनता है कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 जनवरी। इसे एनआरआई डे भी बोलते हैं, एनआरआई डे। भारत में एनआरआई डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं बेटा? एनआरआई डे मनाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, एनआरआई डे जब भारत में स्टार्ट हुआ तो किस प्रधानमंत्री ने स्टार्ट करवाया था? तो आंसर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको आरंभ करवाया था। क्या नाम था बेटा? अटल बिहारी वाजपेयी। एक प्रश्न और भी हो सकता है यहाँ पर कि किस पार्टी की सिफारिश पर शुरू हुआ था? तो नाम आएगा LM सिंघवी। LM सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर एनआरआई डे शुरू हुआ था भारत में। आप नोट भी करते जाइए, बड़ा महत्वपूर्ण कंटेंट है, आपको सारा तो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने शुरू करवाया था क्या बेटा? एनआरआई डे। और 1915 में बापू जब भारत लौटे थे तो उन्हीं की याद में इस तारीख को लौटे थे
और एनआरआई डे कब से शुरू हुआ है? तो अब आंसर 2003 से एनआरआई डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? चलिए, इसके बाद हम आगे बात करें, इधर आ जाते हैं। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। एक प्रश्न कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि कब दी थी? तो आंसर आएगा 1915। साफ दिख रहा है? 1915 में महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। आगे चलते हैं। 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। देखिए, महात्मा गांधी का ये तीसरा आश्रम है। 2 आश्रम इन्होंने अफ्रीका में स्थापित किए थे, फीनिक्स फार्म हाउस और दूसरा टालस्टॉय आश्रम। और ये आश्रम भारत में स्थापित किया था, साबरमती आश्रम गुजरात में है। ओके, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने गुजरात में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, वो 1917 में हुआ था। नाम था चंपारण। चंपारण में प्रथम सत्याग्रह किया था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहां किया था? तो चंपारण में किया था, और चंपारण बिहार में है। और ये किसान आंदोलन था। क्या था बेटा? किसान आंदोलन था। ये एक किसान आंदोलन था जो हुआ। यहां पर महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था। यहाँ ब्रिटिश सरकार किसानों से नील की खेती करवाती थी। इसके विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था और महात्मा गांधी को बुलाया गया। महात्मा गांधी का ये भारत में प्रथम आंदोलन था। महात्मा गांधी का ये भारत में प्रथम आंदोलन था। और अगर अब प्रश्न आता है कि भारत में तो पहला ये हो गया, अदरवाइज केवल इतना प्रश्न रहता है कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। और उसका विषय क्या था? रंग भेद की नीति के विरोध में किया था। रंग भेद की नीति के विरोध में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नील की खेती में अब अगला प्रश्न सुनिए। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किस आंदोलन में प्राप्त हुई? तो आंसर होगा चंपारण के किसान आंदोलन में। हाँ, आवाज आ रही है? बापू की उपाधि महात्मा गांधी को किस आंदोलन में दी गई? तो क्या आंसर आएगा बेटा? चंपारण का किसान आंदोलन, जो नील की खेती के विरोध में हुआ था, बिहार में है। यहाँ तिनकथिया प्रणाली चलती थी, इसके विरोध में यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को यहाँ इनवाइट किया था और ये आंदोलन सफल रहा। किसानों की बातें मान ली गईं। और याद रखें कि इसी आंदोलन में महात्मा गांधी को क्या बेटा? बापू की उपाधि प्राप्त हुई। अगर प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो आंसर होगा चंपारण का किसान आंदोलन। इसके बाद उनका अगला आंदोलन देखिए। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में मिल आंदोलन या मिल जो आंदोलन था यहां पर नेतृत्व किया। और एक खास बात, इसी आंदोलन में उन्होंने पगड़ी बांधना छोड़ दिया था। जो सर पे पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी पहनना छोड़ दिया था। एक प्रश्न कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पगड़ी पहनना छोड़ दिया था? तो आंसर आएगा कौन सा? गुजरात का अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये महात्मा गांधी का बड़ा
ऐसा चरित्र था कि इन्होंने कहा कि एक पगड़ी बांधने से कितने लोगों के कपड़े हो पहन सकते हैं लोग बाग, तो इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने अनशन भी शुरू किया था अपनी मांगों को मनवाने के लिए। यानी कि पहली बार भूखे रहे थे बापू, या भूखे आंदोलन किया था उन्होंने, तो यही था कौन सा, या भूख हड़ताल की थी महात्मा गांधी ने। कहां पर, अहमदाबाद के मिल आंदोलन में। तो पहली बार बापू की उपाधि कहां मिली, चंपारण में, और गुजरात में उन्होंने पगड़ी पहनना छोड़ दिया और पहली बार भूख हड़ताल किया था महात्मा गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने खेड़ा, 1918 में ही खेड़ा में मजदूरों का आंदोलन हुआ था। खेड़ा भी बेटा गुजरात में है, इसमें भी महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। आंदोलन का क्रम की बात करें तो एक क्रम चल रहा है, 17 में हुआ और फिर 18 में हुआ। इसके बाद एक प्रश्न और बनता है महात्मा गांधी पर कि खिलाफत कमेटी का पहला अध्यक्ष कौन था, तो वो भी महात्मा गांधी थे। खिलाफत कमेटी का जो प्रथम चेयरमैन थे वो भी महात्मा गांधी बने थे। ये प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया था कि खिलाफत कमेटी का पहला चेयरमैन कौन था, तो वो महात्मा गांधी थे। आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं। एक प्रश्न ये बनता है कि महात्मा गांधी प्रारंभ में सूट पहनते थे, लेकिन आपने उनको देखा होगा तो हमेशा धोती में देखा होगा। एक बार वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, 1921 की बात है, मदुरै, मद्रास राज्य में था मदुरै उस समय, और यहां पर उन्होंने कपड़े पहनना छोड़ दिया था, कपड़े पहनना बंद कर दिया था। तो याद रखें कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने कपड़ा पहनना छोड़ दिया था, फिर केवल वो धोती पहनते थे, एक धोती से। ओके, मदुरा जो मद्रास राज्य में था, यहां पर उन्होंने एक रेल यात्रा कर रहे थे, वहां पे देखा कि सारे लोग इंग्लिश कपड़े पहने हुए हैं, भारतीय लोगों के पास कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने वस्त्र पहनना ही छोड़ दिया। तो किस घटना के बाद, 1921 मदुरा घटना के बाद। अब महात्मा गांधी का जो पहला एक प्रश्न सुन लीजिए, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, तो अब आंसर आएगा 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अपनी जो केसर ए हिंद की उपाधि थी वो त्याग दी थी। तो याद रखें किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा आंसर। क्या आंसर आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को बहुत सारी उपाधियां प्राप्त हुई हैं। एक तो आपने बापू का उपाधि देखा जो चंपारण में मिला। महात्मा गांधी को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा की उपाधि सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्र नाथ ठाकुर या इनको हम टैगोर कहते हैं, इन्होंने ये उपाधि थी। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो सुभाष जी ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। आपको ध्यान होगा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी जी को आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता कहा था। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने मोदी को कह दिया था आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता। बट सुभाष जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी और इनको ये दिया गया। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और अच्छा सा है कि महात्मा गांधी प्रारंभ में अंग्रेजों के सहयोगी थे।
महात्मा गांधी प्रारंभ में अंग्रेजों के सहयोगी थे, किस घटना के बाद वो अंग्रेजों के असहयोगी हो गए? तो याद रखें, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसकी जो कमेटी थी हंटर आयोग, हंटर आयोग की जब रिपोर्ट आई और उन्होंने जनरल डायर को पनिश नहीं किया, सम्मानित किया, तो इस घटना के बाद महात्मा गांधी अंग्रेजों के असहयोगी हो गए। इस प्रश्न को ध्यान रखें कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी अंग्रेजों के असहयोगी हो गए। तो हंटर आयोग, और हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी था जनरल डायर, उसके लिए गठित हुआ था, जांच के लिए। और इस कमेटी की रिपोर्ट में डायर को सम्मानित किया गया, इसलिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया और वो असहयोगी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। महात्मा गांधी तो अपने आप में भारत है, उनका बहुत सारा जो जीवन है वो केवल देश के लिए व्यतीत हुआ, उन्हीं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश या भारत की किसी भी परीक्षा में महात्मा गांधी संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो हम अध्ययन कर रहे हैं। और चूंकि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पुण्यतिथि भी है, तो हम भारतीय लोगों का फर्ज भी बनता है कि उनको याद करें, यही हमारा उनके प्रति सम्मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आ गए। इसके बाद महात्मा गांधी के बारे में कुछ लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। एक प्रश्न, ये किसने कहा था कि इस पृथ्वी पर एक हाड़ मास का पुतला पैदा हुआ था? तो याद रखें, दुनिया के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने कहा था कि पृथ्वी पर आने वाली पीढ़ियां इस बात का यकीन नहीं करेंगी कि पृथ्वी पर हाड़ मास का एक पुतला पैदा हुआ था। तो ये किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने इन्हें नंगा फकीर कहा था। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, अगर आपने पेपर देखे होंगे पुराने, तो कि चर्चिल ने इन्हें नंगा फकीर कहा और आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात का यकीन नहीं करेंगी कि पृथ्वी पर एक हाड़ मास का पुतला पैदा हुआ था। आगे चलते हैं। इसके अलावा गांधी जी के जो बड़े बड़े आंदोलन हैं वो 3 हैं। पहला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने जब ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना शुरू कर दिया तो ये आंदोलन शुरू हुआ। और ये आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया और कहा कि भारत की जनता अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने वापस ले लिया था। उनका दूसरा बड़ा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका आरंभ दांडी मार्च से हुआ था। जिसका आरंभ कहां से हुआ था? दांडी मार्च से हुआ था। और ये मार्च 12 मार्च से शुरू हुआ 1930 से, और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर, ये साबरमती से दांडी तक की यात्रा थी, इसे बोलते हैं दांडी मार्च, साबरमती टू दांडी। और 6 अप्रैल 30 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ दिया था। इसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी का तीसरा और सबसे बड़ा और अंतिम जो आंदोलन था उसे हम भारत छोड़ो के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका जो आरंभ है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आरंभ किया था। इसका प्रस्ताव कांग्रेस की वर्धा मीटिंग में पारित हुआ था और इसी में गांधी जी ने कहा था कि ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। एक प्रश्न याद रखें कि
गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। आगे चलते हैं। ये इसके अलावा 2-3 कोटेशन और हैं जो महात्मा गांधी के बारे में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आता है कई बार कि आजादी के बाद ये किसने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए? तो इसका आंसर भी महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के बाद कि कांग्रेस ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, इसलिए कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, बट नहीं हो पाई। हाँ, ये अलग बात है कि उनके ही फैमिली के राहुल गांधी को समाप्त करने पर तुले हुए हैं, बट उन्होंने ये उस समय ही कहा था। तो एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये किसने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुरूप होगा, ये किसने कहा था? तो ये भी बेटा आंसर है इसका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुरूप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। और एक कोटेशन और, हेलो, भारत गांव का देश है, ये इस गांव का देश है, ये भी इसका आत्मा गांव में बसती है। आज भी भारत में 46,000 गांव है ना? भारत की आज भी आबादी गांव में निवास करती है। तो ये भी जो है महात्मा गांधी ने कहा था। और एक अंतिम प्रश्न और कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये भी महात्मा गांधी का ही कोटेशन था। ये भी महात्मा गांधी का ही कोटेशन था। तो याद रखें, कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने की बात कौन की आजादी के बाद? तो महात्मा गांधी है। भारतीय संविधान का भारतीयों की इच्छा अनुरूप होगा, ये भी महात्मा गांधी ने कहा। भारत गांव का देश है, ये भी महात्मा गांधी ने कहा। और भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये भी महात्मा गांधी ने कहा। और इसी राष्ट्र नायक महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 के दिन दिल्ली के बिड़ला मंदिर में नाथूराम गॉडसे ने हत्या कर दी। और आज पूरा देश 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। शहीद दिवस के रूप में मनाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि मेरे जीवन से प्रकाश चला गया, मेरे जीवन से प्रकाश चला गया। तो आज इसी राष्ट्र नायक की 73वीं पुण्यतिथि पूरा देश मना रहा है। ये महात्मा गांधी के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने सुने और पढ़े, समझ में भी आए होंगे, ऐसी हमें आशा है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जहां हम इसको पढ़ रहे थे। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में मौर्य साम्राज्य के बारे में। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में मौर्य साम्राज्य के बारे में। आगे चर्चा करते हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश में जो मौर्य साम्राज्य है, इसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो ये जैसा कि आपको मालूम है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी अपने गुरु 322 बीसी में, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से किया था। इसके बारे में हम कल भी चर्चा किए थे। ये इनके गुरु भी हैं और प्रधानमंत्री भी थे। और चाणक्य ने किताब भी लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसका विषय था राजनीति और प्रशासन। राजनीति और प्रशासन इसका विषय था। राजनीति और प्रशासन इस पुस्तक का विषय था, जो लिखी थी कौन ने बेटा? चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम इतिहास में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त के समय मध्य प्रदेश भी मौर्य साम्राज्य का भाग था। इनके समय भी मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का एक भाग था। चंद्रगुप्त के बाद जब बिंदुसार, जिसे अमित्र घात भी कहा गया है, ये राजा बना। बिंदुसार के समय अशोक जो युवराज था, बिंदुसार के समय अशोक मौर्य वंश का युवराज था, जिसे अवंती का गवर्नर बनाया गया था, अवंती का राज्यपाल बनाया गया था। मध्य प्रदेश में जो अवंती है उसका राज्यपाल अशोक था। ऐसा प्रश्न आता है कि सम्राट अशोक सम्राट बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो उसका आंसर है राज्यपाल था। अशोक का विवाह विदिशा में एक श्रेष्ठी था, उसकी बेटी कुमार देवी से हुआ था। ये अशोक का विवाह विदिशा के एक श्रेष्ठी थे, एक व्यापारी था, उसकी बेटी कुमार देवी से हुआ था। और इसी कुमार देवी के लिए अशोक ने उज्जैन में एक स्तूप भी बनवाया था, जिसके अवशेष वैश्य टेकरी में प्राप्त हुए हैं। वैश्य टेकरी उज्जैन में एक जगह है जहां पर प्राप्त हुए हैं अशोक का बनाया हुआ स्तूप, जो उसने अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए बनवाया था। आगे चलते हैं। अशोक के बहुत सारे अभिलेख भी मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, जिनकी हम चर्चा करते हैं। अशोक के निम्न अभिलेख मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। अभिलेख या शिलालेख, ध्यान से देखें, आपको ये बहुत सारे अभिलेख नहीं मिलेंगे। पहला है रूपनाथ का अभिलेख। कौन सा बेटा? रूपनाथ अभिलेख। ये मध्य प्रदेश में मिला है। जल्दी बताइए किस जिले में है रूपनाथ का अभिलेख? मध्य प्रदेश के किस जिले में है रूपनाथ का अभिलेख? मध्य प्रदेश के किस जिले में रूपनाथ का अभिलेख? अभी कटनी जिला है ये। कौन सा बेटा? कटनी जिला में है। पहले जबलपुर में था, वर्तमान में कटनी है। अधिकांश पुस्तकों में जबलपुर लिखा हुआ आता है, बट अब कटनी में है। दूसरा गुर्जरा अभिलेख, ये दूसरा है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख ये दतिया में है, ये दतिया जिले में है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख की बड़ी एक विशेषता है जो हम पहले भी बताए थे आपको। ये वो अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, अन्यथा अशोक को देव नाम प्रिय या देवताओं का प्रिय कहा गया है। चलिए
इसके बाद तीसरा अभिलेख है संघ भेद अभिलेख। संघ भेद अभिलेख ये आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में प्राप्त हुआ है। संघ भेद अभिलेख मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में प्राप्त हुआ है। चलिए चौथा अभिलेख, इसका नाम है टूमैन अभिलेख। ये चौथा अभिलेख है एमपी में, किसका? अशोक महल का। इसका नाम है टूमैन अभिलेख और ये मध्य प्रदेश के अशोक नगर से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में जो अशोक नगर जिला है यहां से प्राप्त होता है। अगला अभिलेख देउर कोठार का अभिलेख। देउर कोठार का अभिलेख ये सब मध्य प्रदेश में ही है। तीसरा चौथा कौन सा है बेटा? देउर कोठार का अभिलेख है, ये कई है और जिले का नाम है रीवा। ये रीवा में प्राप्त हुआ है। आप देखते जाइए और चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए, और एक है सांची का अभिलेख जो रायसेन में प्राप्त हुआ है। ये मध्य प्रदेश में मौर्य वंश के या अशोक के अभिलेख हैं। पहला रूपनाथ का अभिलेख है जो अब कटनी में है। दूसरा गुर्जरा का अभिलेख है जो दतिया है। तीसरा संघभेद का अभिलेख रायसेन में है। चौथा टूमैन का अभिलेख है जो अशोकनगर में है। पांचवा देउर कोठार का अभिलेख है जो मध्य प्रदेश के रीवा में है। और छठवा सांची जो रायसेन जिले में है, यहां पर पड़ता है। और कसराबाद 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 का स्तूप, ये सातवां जो है कसराबाद का स्तूप है, ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। ये मध्य प्रदेश संबंधित है। एक प्रश्न हम आपको बताए थे कि सांची का स्तूप कौन ने खोजा था? सांची का स्तूप कौन ने खोजा था? आंसर दीजिए बेटा। नहीं, जनरल टेलर। जनरल ने सांची के स्तूप की खोज की थी। सांची के स्तूप की खोज कौन ने की थी बेटा? जनरल टेलर ने की थी। इसके अलावा अशोक के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो इतिहास का विषय है, मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं। जैसे अशोक के समय बौद्ध धर्म का तीसरा मीटिंग पाटलिपुत्र में हुआ था। इसी मीटिंग में पहली बार बौद्ध मिशनरीज को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजने की परंपरा शुरू हुई थी। एक प्रश्न आता है कि बौद्ध मिशनरियों को भारत से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजने की परंपरा किस मीटिंग से स्टार्ट हुई? तो तृतीय बौद्ध मीटिंग से स्टार्ट हुआ था जो अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी 251 बीसी में। इसमें अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और अशोक ने भी कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसका बौद्ध गुरु उपगुप्त था। ये प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी पूछा था कि अशोक का बौद्ध गुरु कौन था। अशोक के बाद मौर्य वंश धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ था और बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये इसका सेनापति था। ये ब्राह्मण वंश का था और इसी पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। इसे भारत में द्वितीय ब्राह्मण क्रांति के नाम से जानते हैं। पुष्यमित्र के बारे में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि शुंगों का भी मध्य प्रदेश के कुछ भाग पर शासन था। मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना की किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ये ब्राह्मण वंश का था जिसे ब्राह्मण क्रांति कहते हैं। इसी के समय भागवत धर्म का उदय होगा। पुष्यमित्र के समय
यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आएगा, जो विदिशा के बेसनगर में भगवान विष्णु के लिए गरुड़ स्तंभ बनवाएगा। तो ये चर्चा हम करेंगे। आज मौर्य वंश को हम मध्य प्रदेश में यहाँ समाप्त करते हैं। कल का जो चैप्टर रहेगा, मतलब कल मतलब सोमवार को, मंडे को, कल संडे है, कल अवकाश रहेगा क्लास का। मंडे को इसी समय पर आपसे फिर मुलाकात होगी और ऐसी आशा है कि आपको ये कंटेंट समझ में आ रहे होंगे बच्चों। अगर कहीं समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय भीम, राधे राधे।